नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, विच इज़ ऑन करियर। किस तरह कुंडली में करियर देखा जाए, क्या वो अलग अलग सूत्र हैं जिसको अप्लाई करके आप अपनी कुंडली में सही प्रोफेशन चूज कर सकते हो, और सरकारी नौकरी का क्या योग है कुंडली में। अब देखिए, जब इस टॉपिक की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट बनता है वो शनि है। अब शनि, इससे पहले मैं शुरू करूं, आप सबको पता है शनि इज द कर्म कारक ग्रह है। और पहली टेक्निक मैं यहां पे आपको देता हूं कि अगर आपका शनि या आपका 10th हाउस का स्वामी 10th लॉर्ड वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो क्या होगा। देखिए, वक्री 10th लॉर्ड या वक्री अगर कुंडली में शनि हो तो ये अच्छा नहीं माना गया। अगर सिर्फ शनि वक्री है तो आपको 10th हाउस और 10th लॉर्ड की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर वो ठीक है तो चलो अच्छा रहेगा, अगर वो भी खराब है तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड वक्री हो जाए तो इसके क्या रिजल्ट हैं वो आपको बताता हूं। वक्री का मतलब सबको होता है रेट्रोग्रेड। देखिए, एस.के. मेहता जी लिखते हैं वक्री ग्रह सरफेस ऑफ अर्थ से सबसे नजदीक होता है। वक्री ग्रह का जातक के ऊपर सबसे हाई इन्फ्लुएंस रहेगा। जो भी ग्रह वक्री हो जाएगा, आपको उस टाइम पे उस ग्रह की सिग्निफिकेशन बहुत प्रोमिनेंटली फील होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब बुध वक्री होता है तो सबको पता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बैंक सर्वर का ऊपर नीचे होना, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आना, आपके कम्युनिकेशन डिवाइस प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मरकुरी इन चीजों का कारक है। तो मरकुरी अगर वक्री हो जाए तो हमें बहुत प्रोमिनेंटली ये रिजल्ट दिखते हैं। अभी शनि भी वक्री है गोचर में, तो शनि वक्री हो जाए तो काफी लोगों ने फील करा पिछले 4-5 महीनों में कि करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, कुछ लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, काफी लोग अपने बॉस या अपनी वर्क प्लेस में किसी डिस्प्यूट में आ गए हैं। तो शनि वक्री में आपने ये चीजें प्रोमिनेंटली एक्सपीरियंस करी, क्योंकि शनि इस टाइम इज द क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एस.के. मेहता जी की थ्योरी है। इसी थ्योरी के हिसाब से आपको बताता हूं। देखिए, पहले तो आप कुंडली में ये आइडेंटिफाई करें कि जातक की जिंदगी में एक स्टेबल करियर है भी या नहीं है। जातक के जीवन में, जातक की कुंडली में अर्ली पैसा कमाना लिखा है या लेट पैसा कमाना लिखा है। और तीसरी चीज आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि कहीं कुंडली में ऐसा तो नहीं है कि जातक को अपना करियर ही चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने क्या ऑब्जर्व करा, देखिए मैंने ये ऑब्जर्व करा, अगर शनि वक्री हो या 10th लॉर्ड वक्री हो तो जातक को ये करियर में चेंज देगा। जॉब चेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है ऐसा जातक अपना करियर टोटली ही चेंज कर दे, कि पहले कुछ और करता हो बाद में कुछ और करना शुरू कर दे, पहले जॉब करता हो बाद में बिजनेस करना शुरू कर दे। नंबर 1, ऐसे जातक की जो एजुकेशन होगी जनरली ज्यादा अगर देखा गया है, वो करियर में इतनी काम नहीं आएगी। हो सकता है एजुकेशन कुछ और हो, जातक करियर किसी और फील्ड में ही बनाए। और जब आपका शनि पीड़ित हो, पाप पीड़ित हो, आपका कर्म स्थान का स्वामी खराब स्थिति में हो, पाप पीड़ित हो, तो आपको ये दिक्कत आ जाएगी कि हो सकता है 36 या 40 की वर्ष तक आपको यही समझ नहीं आए कि मैं करूं क्या जिंदगी में। आजकल बहुत कंसल्टेशन आती है, 10th लॉर्ड वक्री, शनि वक्री, लोग 36-40 की उम्र तक पहुंचने वाले हैं और उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि वो जीवन में क्या करें, वो जीवन में अपने कैसे प्रोग्रेस करें या कौन सा कर्म चुने। उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि जातक मैं अपना क्या प्रोफेशन चूज करूं। तो ये भी शनि वक्री और 10th लॉर्ड वक्री का प्रभाव है। लेकिन शर्त ऐसी है, ऐसी स्थिति के लिए, इतने डिलेड सक्सेस के लिए, इतने डिले इन दी प्रोफेशन के लिए आपका शनि और 10th हाउस का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित होना चाहिए, या 6ठे 8वें 12वें घर से लिंक्ड होना चाहिए, या 6ठे 8वें 12वें घर के स्वामी आपके कर्म स्थान में आ जाए, तब भी यह दिक्कत आएगी। मतलब अगर आपके कुंडली के 6ठे 8वें 12वें घर के स्वामी आपके कर्म स्थान में जा चुके हैं, या कर्म स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया है, तो हो सकता है आप काफी लंबे समय तक संघर्ष करो, आप अलग अलग चीजें ट्राई करो और आपको समझ ही नहीं आएगी मैं प्रोफेशन में करूं क्या। हाँ,
लेकिन अगर सपोज आपका 6th और 10th का कनेक्शन बनता है, 6th लॉर्ड 10th हाउस में है या 10th लॉर्ड 6th हाउस में है और आप डॉक्टर या लॉयर हो, तो ये आपके लिए राजयोग है। अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में, 8th लॉर्ड 10th हाउस में है और अगर आप ऑकल्ट में या ज्योतिष से कनेक्टेड काम करते हो तो भी अच्छा है। अगर आपका 10th लॉर्ड 12वें घर में है या 12वें घर का स्वामी 10th हाउस में है और आप विदेश में काम करते हो या हॉस्पिटल में काम करते हो, तब भी ये आपके लिए राजयोग है, फिर ये खराब नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में ये खराब रिजल्ट दे जाता है। उससे पहले देखिए, काफ़ी लोग बोलेंगे ये मेरे चार्ट में काम नहीं कर रहा है, ये तो उसके चार्ट में काम नहीं कर रहा है। देखिए, बात सिंपल सी ऐसी है, अगर ये ज्योतिष विद्या इतनी सिंपल होती या इस ज्योतिष विद्या में मैथमेटिक्स की तरह फिक्स्ड फॉर्मूला होता, तो हमारे ऋषि, उनको ज़रूरत क्या थी 10, 15, 20 शास्त्र लिखने की? उन्होंने इतनी किताबें लिख दी, किसी ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिख दिया, किसी ने बृहत जातक लिख दिया, अलग अलग क्लासिक अलग अलग टाइम पे आते गए। कभी महर्षि आपको विंशोत्तरी दशा पढ़ा रहे हैं, कभी कालचक्र दशा पढ़ा रहे हैं। इस सब पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? अगर एक टेक्निक काम कर जाए तो सिंपल सा एक फिक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको हम लगाएंगे तो एक कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ये ज्योतिष है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए कुछ टेक्निक्स काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। अभी टाइमिंग ऑफ मैरिज का एक बड़ा अच्छा सूत्र मुझे मिला, लेकिन जब मैं उसको अप्लाई करने लगा तो काम नहीं करे। अब ऐसे में समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस महर्षि ने वो लिखा है उनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम ऐसी है कि ज्योतिष विद्या हो या मेडिकल साइंस हो, इन दो चीज़ों में आप कभी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। आप ज्योतिष को तो छोड़ो, आप सलमान खान का एग्जाम्पल लो। सलमान खान के दिमाग की एक नर्व में प्रॉब्लम थी। 5 साल लगे सलमान खान को वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हुए ये पता करने में कि दिमाग की किसी नस में प्रॉब्लम है। पहले डॉक्टर ने बोला दांतों में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो सलमान खान को 5 साल वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे दिमाग की नर्व में एक प्रॉब्लम है जो उन्हें प्रॉब्लम, हेल्थ इशू दे रही है। फिर उसका उन्होंने इलाज कराया। तो जब एक इतना बड़ा आदमी इतना कोशिश करने के बाद एक 5-6 साल ट्रीटमेंट कराने को लग जा रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए लग जा रहे हैं, तो मेडिकल साइंस तो एक प्रूव्ड साइंस है। मेडिकल साइंस तो एक प्रूव्ड साइंस है। डॉक्टर्स के पास वो सक्सेस रेट नहीं है, तो आप एस्ट्रोलॉजर से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि एस्ट्रोलॉजर 100% अगर कोई प्रेडिक्शन देगा या कोई टेक्निक देगा तो भाई ऐसे ही एप्लीकेबल होनी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजर्स चार्ज वेरी लेस देन डॉक्टर्स। डॉक्टर के पास आप जाओगे, अगर कोई मेजर इशू है तो आपको पता है कितना खर्चा होगा। डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर बेचारा 1000, 2000, 5000 इतना ही चार्ज करेगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, यहाँ पे कोई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। स्टॉप ब्लेमिंग दीज पीपल। अभी पर्सनली मैं अपना एग्जांपल दूं, पीछे से मैं बीमार था, इतने डॉक्टर्स चेंज करे, इतनी दवाइयाँ खाई, इतना एक्सपेंडिचर हुआ और बाद में मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं जिस डॉक्टर के पास गया उसको कुछ नहीं आता है या उन सब डॉक्टर्स की डिग्री वेस्ट है। मैं ठीक नहीं हुआ तो वो मेरा प्रारब्ध कर्म है, मेरी दशा खराब होगी, मेरा गोचर खराब है, इससे सामने वाले की क्वालिफिकेशन तो कम नहीं होती है। तो ऐसा माइंडसेट लेके अगर आप सीखेंगे तब आप आगे बढ़ोगे। अगर आप बस गलतियां निकालोगे प्रेडिक्शंस में और इसमें, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए, मैं कह रहा था कि अगर पाप पीड़ित हो तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। 6, 8, 12 का आपको रूल बताया कि अगर 6, 8, 12 के स्वामी दशम घर से कनेक्टेड हैं या दशम घर का स्वामी 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, तो या तो आपके प्रोफेशन में डिले आएगा या ब्रेक्स आएंगे, आप करियर चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड एफ्लिक्शन हो कुंडली में। अगर सपोज आपका प्रोफेशन ही छठे घर से रिलेटेड है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गया उन लोगों की स्थिति जो अपने करियर चेंज करते रहते हैं, अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं और जिन्हें 40-35 की उम्र तक सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। अब आपको अपने एक्सपीरियंस एक चीज कहता हूं, अगर किसी का शनि वक्री हो या 10th लॉर्ड वक्री हो तो उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर करियर प्रेडिक्शन, मतलब ये मत करिए कि आप इसी प्रोफेशन में जाओगे, वो नहीं सही होगी। मेरे को पता है, मैंने शनि वक्री और 10th लॉर्ड वक्री वालों को काफी बार कुछ प्रोफेशन प्रेडिक्ट किया, वो काफी बार सही हुआ, काफी बार गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है चेंज करने की। वो कब अपना करियर टोटली चेंज करके किसी और फील्ड में चला जाएगा, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। तो यहां पे प्रेडिक्शन गलत होती है। तो सामने वाली की कुंडली में शनि या 10th लॉर्ड वक्री हो तो आपको एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करियर होगा, एस्ट्रोलॉजर को समझ नहीं आती है। दूसरा, एक भृगुनंदी नाड़ी में एक सूत्र है।
तो भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र ये कहता है कि आप ये देखें, शनि जो है और आपकी राहु केतु के एक्सेस जो है, तो अगर आपके सारे ग्रह, मतलब आपके सारे ग्रह राहु केतु की एक्सेस के एक साइड हैं और सिर्फ शनि बाहर बच गया है, सिर्फ शनि बाहर है, मतलब राहु केतु की जो एक्सेस है, राहु केतु के एक साइड सारे प्लैनेट्स चले गए, बैठ गए, कहीं भी वो बैठे हों उसका फर्क नहीं पड़ता है, और राहु केतु के एक्सेस के बाहर सिर्फ एक ग्रह बचा है, शनि। मतलब आप समझ गए, मान लो राहु केतु पहले और 7वें घर में है, फर्स्ट और 7th हाउस में राहु केतु है सपोज, और आपके सारे ग्रह, आपके लगन और आपके मतलब आपके कुंडली के सारे ग्रह आपके या तो 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस या 8th हाउस में है, और राहु केतु के इस साइड कहीं भी शनि बैठा है, मतलब राहु केतु के एक साइड शनि और बाकी सारे ग्रह एक साइड हैं, तो ये अर्धकाल सर्प योग बन गया। ये अर्धकाल सर्प योग एक बुक आती है बहुत सुंदर, राहु केतु इन भृगु एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु इन भृगु एस्ट्रोलॉजी अगर आप बुक खरीदोगे, उसको पढ़ोगे, उसके लास्ट चैप्टर में अर्धकाल सर्प दोष या अर्धकाल सर्प योग आता है। तो इसके बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में ये कहा गया, अगर जातक की कुंडली में अर्धकाल सर्प दोष हो या अर्धकाल सर्प योग हो और उसमें शनि अगर राहु केतु की एक्सेस के बाहर बैठा हो, तो जातक को प्रोफेशनल दिक्कत आएगी, प्रोफेशनल प्रॉब्लम आएगी। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, या तो हो सकता है लेट जॉब लगे, लेट करियर शुरू हो, 35-40 तक समझ ही नहीं आएगी क्या करें, या 30 की उम्र तक समझ नहीं आ रहा है क्या करें, या हो सकता है कि जातक जो अपना करियर परस्यू करे उसमें उसको सक्सेस नहीं मिले, जातक को अपना करियर चेंज करना पड़े, प्रोफेशन ही चेंज करना पड़े, या तीसरी चीज हो सकती है कि आप करियर में भी गए लेकिन आपको डाउनफॉल या आपको डिफेमेशन मिल गया, आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में आपको डाउनफॉल या डिफेमेशन मिल गया। सिमिलरली भृगुनंदी नाड़ी, नॉट भृगु नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी अलग चीज है। भृगुनंदी नाड़ी क्या है, किताब है जो हमारे प्रिय आरजी राव जी ने लिखी है, जिसमें कुछ कुंडलियां भृगु नाड़ी से हैं और कुछ कुंडलियां नंदी नाड़ी से हैं। अब वहां पे एक सूत्र मुझे मिला कि अगर आपका शनि अकेला बैठा है, मतलब शनि से दूर दूर तक कोई ग्रह है ही नहीं, मतलब शनि के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, शनि से दूसरे तीसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, शनि से 12वें 11वें घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, मतलब शनि अकेला आइसोलेटेड किसी स्थान में पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका शनि 10वें घर में है और आपके 10वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है, ना आपके 11वें घर में कोई ग्रह है, ना 12वें घर में कोई ग्रह है, 9th हाउस में कोई ग्रह है, ना 8th हाउस में कोई ग्रह है, तो शनि क्या है, आइसोलेट हो गया, मतलब शनि कहीं दूर जाके बैठा है, आइसोलेटेड है, उसके आगे पीछे कहीं भी 2 घर आगे 2 घर पीछे कहीं भी कोई ग्रह नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति बन जाए, अगर इस तरह का आपका शनि है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आपको बेसिकली ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका करियर अनस्टेबल हो जाएगा, आपको करियर में हो सकता है आप डायरेक्शनलेस हो जाओ, आपको यही समझ नहीं आए कि मैंने करना क्या है, मैं क्या करूं, और हो सकता है डिलेड सक्सेस हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम जातक की जिंदगी में आए। दूसरी चीज, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, शनि आपके कर्म का कारक है। शनि ऐसा कोई कर्म नहीं बताता है, शनि के साथ संबंध बनाने वाले ग्रह आपका कर्म डिसाइड करते हैं। शनि के साथ जो संबंध ग्रह बनाएगा वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। लेकिन सपोज करें आपका जो शनि है वो कमजोर स्थिति में है, यानी पाप पीड़ित है, नीच का है, अफ्लिक्टेड है, या आपका शनि अच्छी स्थिति में है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव आपके प्रोफेशन की कामयाबी पे होगा, आपका लेवल ऑफ सक्सेस ये डिसाइड करता है शनि। शनि काइंड ऑफ प्रोफेशन डिसाइड करेगा, किस तरह का प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन होगा, किस आधार पे, उसके साथ संबंध बनाने वाले ग्रहों के आधार पे। लेकिन असली नेचर शनि का क्या है कि आप कितना कामयाब अपने कर्म में होते हो। कर्म कौन सा, प्रोफेशनल कर्म, आपका जो प्रोफेशनल कर्म है, आपका जो अपना करियर वाला जो कर्म है, उस कर्म में आप कितने कामयाब होते हो ये शनि डिसाइड करेगा। अब हो सकता है एक जातक कसाई हो, कसाई सब समझते हैं, और वो करोड़पति हो। हाँ, ऐसे बहुत से कसाई मैंने देखे जो करोड़पति हैं। एक जातक हो सकता है नाई हो, बाल काटने का काम करता हो, लेकिन वो करोड़पति अरबपति हो।
तो जातक का प्रोफेशन अलग चीज है, उसका कामयाबी का लेवल अलग चीज है। आप समझे? जातक का प्रोफेशन अलग चीज है और उसके कामयाबी का लेवल अलग चीज है। हो सकता है कोई जातक नेता हो या कोई बड़ी पोजीशन में हो, ईमानदार हो, हाँ अपनी जगह पोजीशन पे जरूर है, लेकिन हो सकता है इतना पैसा ना हो। तो जातक का कर्म अलग चीज है और उसको मिलने वाली कामयाबी अलग चीज है। जातक कितना कामयाब होगा ये 3 चीजों पे आधारित करता है। देखिए पहली चीज आप देखें, शनि किस राशि में बैठा है। शनि कहीं कुंडली में उच्च का तो नहीं है, अपनी राशि का तो नहीं है। हाँ अपनी राशि का रहेगा, उच्च का रहेगा, तो जातक की कामयाबी का लेवल हाई होगा। वो जिस भी काम में जाएगा उसमें अच्छा सक्सेस पाएगा। दूसरी चीज, शनि परिवर्तन राजयोग में तो नहीं है। परिवर्तन राजयोग में शनि है तो जातक जिस भी कर्म को करेगा उसमें भी ऊंचाइयां हासिल करेगा। तीसरी चीज, आपका शनि जिस राशि में बैठा है उस राशि का आप स्वामी नोट करें। आपका शनि जिस राशि में बैठा है उस राशि का आप स्वामी नोट करें। वो स्वामी देखो आप कुंडली में किस स्थिति में है। अगर शनि आपका जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी भी कुंडली में बली है, पावरफुल है, उच्च का है, अपनी राशि में है, राजयोग बना रहा है, तो आपका सक्सेस जिस भी फील्ड में होगा हाई लेवल का होगा। और लास्ट चीज आपको देखनी है कि शनि किस नक्षत्र में बैठा है। शनि जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में किस स्थिति में है। तो आपका शनि कुंडली में जिस भी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को आप देखें कुंडली में किस स्थिति में है। अगर शनि का नक्षत्र का स्वामी ग्रह उच्च का है, अपनी राशि का है, तो जातक को हाई लेवल का सक्सेस मिलेगा। ओके, अब इन तीनों में से कम 2 कंडीशन मैच होनी चाहिए हाई लेवल सक्सेस के लिए। मतलब अगर आप पहले तो शनि की डिग्निटी देखो, अगर शनि की डिग्निटी अच्छी है तो अच्छी बात है। फिर आप देखो शनि जिस राशि में है उस राशि के स्वामी का बल है कुंडली में कि नहीं है, वो भी है तो और अच्छी बात। लास्ट में आप देखो शनि का नक्षत्र का स्वामी वो बली है, अगर वो भी बली हो गया तो जातक को बड़े लेवल का, ग्रैंड लेवल का सक्सेस मिलेगा। एक हाई प्रोफाइल सक्सेस जातक को मिलना चाहिए और एक बड़े स्तर पे जातक कामयाब होगा। चाहे उसका कर्म कोई भी हो, वो कर्म एक कसाई का भी हो सकता है और वो कर्म एक राजनेता का भी हो सकता है। दूसरी आप चीज देखें कि आपका जो शनि है, देखिए शनि की स्ट्रेंथ आप कैसे देखोगे। शनि कुंडली में वर्गोत्तम है, अच्छी बात है। शनि पुष्कर नवमांश में है, अच्छी बात है। बाय चांस शनि परिवर्तन राजयोग में है तो सबसे अच्छी बात है। परिवर्तन से अच्छा कोई राजयोग नहीं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, लेकिन शनि और सूर्य का परिवर्तन बन जाए तो राजयोग नहीं दुर्योग है, उसका खराब रिजल्ट आपको जिंदगी में मिलेगा ही मिलेगा। अगर शनि आपका सूर्य के साथ परिवर्तन में, मतलब शनि सूर्य की राशि सिंह में है और सूर्य शनि की किसी राशि मकर या कुंभ में बैठा है, तो ये राजयोग नहीं है, दुर्योग है। ये डाउनफॉल देगा, ये प्रॉब्लम देगा, ये आपको नीचे गिराएगा पोजीशन से। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक योग है, अदरवाइज परिवर्तन अच्छा ही माना गया। वर्गोत्तम और पुष्कर नवमांश वाले ग्रहों पे मुझे और कुछ भी बोलना है लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कोर्सेज में पढ़ाए जाएं तो ठीक हैं, जहाँ पे सब लोग एक सीखने के माइंडसेट से आते हैं। यूट्यूब पे क्या है, काफ़ी लोग आपको ट्रोल करने के लिए भी आएंगे, काफ़ी लोग ट्रोलिंग करेंगे, काफ़ी लोग टांग खींचने के लिए आएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जो सूत्र यूट्यूब पे दिया जा सकता है उसको यूट्यूब पे दें, जो कोर्सेज के लाइक हैं उसको कोर्सेज पे दें। अगली चीज़ ये तो हो गया आपका शनि के बेस पे। दूसरा, दशमांश कुंडली। अगर आपका, देखो D10 में आपको कुछ योग बताता हूं। अगर आपकी लगन कुंडली का कर्म स्थान का स्वामी, नंबर 1, अगर आपकी लगन कुंडली के कर्म स्थान का स्वामी या आपकी दशमांश D10 कुंडली के 10th हाउस का स्वामी या आपकी D10 के लगन का स्वामी,
D10 के लगन का स्वामी, दशमांश कुंडली के लगन का स्वामी, दशमांश कुंडली के 10th हाउस का स्वामी और आपकी लगन कुंडली के 10th हाउस का स्वामी अगर आपकी दशमांश कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर से संबंध बना रहा है, 6th, 8th या 12th हाउस से संबंध बना रहा है, तो आप लेके चलें कि ये खराब योग है, इसमें आपको करियर में प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, चेंज इन करियर या डिले इन दी प्रोफेशन का सामना करना पड़ेगा, अनलेस आपका करियर उस घर से जुड़ा हो। सपोज छठे घर से संबंध बना रहे हैं ये ग्रह और डॉक्टर है तो कामयाब डॉक्टर होगा, लॉयर है तो कामयाब लॉयर होगा, 8वें घर से बना रहे हैं ऑकल्ट, 12वें घर से बना रहे हैं अगर फॉरेन में है तो कामयाब रहेगा। अदरवाइज दशमांश के लगन के स्वामी का या दशमांश के कर्म स्थान के स्वामी का संबंध दशमांश कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर के साथ अच्छा नहीं माना गया। दूसरी एक चीज, एक सूत्र है, इस पे काफी बार वीडियो भी डाला, काफी बार लोगों को बोला कि इसको आप पढ़ो, इसके ऊपर फोकस करो, लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो सूत्र ये है, इस सूत्र का भी मैंने सोर्स निकाल लिया है, क्योंकि काफी लोगों ने क्या शुरू कर दिया, काफी लोगों ने एक नौटंकी शुरू कर दी कि इस सूत्र को अपनी रिसर्च बना के शेयर करना शुरू कर दिया। अब जनता तो बेचारी भोली भाली है, उन लोगों को क्या पता कौन से किताब में क्या सूत्र है। तो सूत्र ऐसा है कि आप चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी देखो, मतलब आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। सपोज आपका चंद्रमा मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में, तो आपके चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी बनेगा बुध। अश्विनी में है तो केतु। ये चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी आप लगन और दशमांश कुंडली में देखिए कि ये बली है कि नहीं है। ये चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी आप लगन और दशमांश कुंडली में देखो, अगर ये उच्च का है, अपनी राशि में है, तो जातक को बड़े लेवल का सक्सेस मिलेगा, बड़े लेवल का मतलब जातक सक्सेस अपने जीवन में देखेगा। अगर ये कमजोर है, नीच है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो जातक इतना कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहला क्रेडिट मैं दूंगा श्री के.एन. राव जी को, क्योंकि के.एन. राव जी पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये सूत्र बाहर निकाला। फिर के.एन. राव जी ने ये सूत्र अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया और वीपी गोयल जी ने भी ये सूत्र अपनी किताब में मेंशन करा। अब आप कहोगे ठीक है, लेकिन इस सूत्र का सोर्स क्या है? तो इसका सूत्र का अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप चंद्रकला नाड़ी पढ़ें। आर सांथानाम द्वारा जो ट्रांसलेटेड है, आर सांथानाम द्वारा ट्रांसलेटेड चंद्रकला नाड़ी के आई गेस 3rd पार्ट में लास्ट में आपको ये सूत्र मिल जाएगा। 3rd पार्ट ऑफ चंद्रकला नाड़ी ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम, लास्ट में ये सूत्र मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको और पढ़ना है तो सत्य जातकम पढ़ें। सत्य जातकम जो किताब है या जो ध्रुव नाड़ी हम जिसे कहते हैं, बाय ऋषि सत्याचार्य, तो ऋषि महर्षि सत्याचार्य जी ने सत्य जातकम लिखी है या ध्रुव नाड़ी लिखी हुई है। इसका अगर आप स्टार्टिंग के पहले 3 चैप्टर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग के ही चैप्टर में आपको ये सूत्र मिल जाएगा कि चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी ग्रह कुंडली का बल डिसाइड करता है। बाय चांस चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी ग्रह कुंडली में नीच हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उस कुंडली में बल नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी ग्रह, चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी ग्रह दशमांश कुंडली में D10 चार्ट में आपके 10th हाउस से संबंध बना रहा है, आपके दशम घर से संबंध बना रहा है, तो आपको आपके प्रोफेशन में अच्छा सक्सेस मिलेगा, आपको आपके प्रोफेशन में अच्छी कामयाबी मिलेगी और एक हाई लेवल का एक सक्सेस एक्सपीरियंस होगा। अगर चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी दशमांश कुंडली के दशम घर से संबंध बना रहा है तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज देखिए, एक किताब है, अब उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें एक सूत्र मुझे मिला कि जातक का बृहस्पति और शनि अगर एक साथ दोनों ग्रह अगर बृहस्पति भी और शनि भी दोनों कुंडली में उच्च के हैं, या एक उच्च का है एक अपनी राशि का है, या दोनों अपनी राशि के हैं, तो शनि और बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रह उच्च के हैं या दोनों ग्रह अपनी राशि में हैं या एक उच्च का एक अपनी राशि में है,
ऐसी कोई भी स्थिति बने तो जातक बड़ी पोजीशन जिंदगी में पाएगा, बड़े लेवल का कामयाब होगा। जो भी कर्म जातक करेगा, मैं भी ये नहीं बात कर रहा हूं कौन सा कर्म करेगा, लेकिन जो भी कर्म जातक करेगा उसमें हाई लेवल का सक्सेस उसको मिलेगा। जातक कैन बिकम मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, वेरी वेल्दी। या अगर दूसरी टेक्निक, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो काफी केसेस में देखा गया है कि जातक का जो जन्म होगा वो भी एक रॉयल फैमिली में, एक रॉयल परिवार में या एक अच्छे परिवार में होगा। मेरे हिसाब से अगर आप लालू जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी की कुंडली देखोगे तो राबड़ी देवी जी की कुंडली में आपको शनि भी उच्च का दिखेगा और बृहस्पति भी उच्च का दिखेगा, जहां तक मुझे याद है। तो एक बार आप राबड़ी देवी की कुंडली देखिएगा, शनि और बृहस्पति दोनों या उच्च के या अपनी राशि में देखेंगे, मतलब अच्छी स्थिति में आपको ये ग्रह दिखेंगे। तो देखिए उनको तो साइन करना नहीं आता था, मतलब राबड़ी देवी आपको पता ही है। तो शी बिकेम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार की मुख्यमंत्री रही। तो पहले तो कुंडली में ये देखो कि कुंडली में बल कितना है कि जातक जिस कर्म को फॉलो करेगा या जिस प्रोफेशन को फॉलो करेगा उसमें किस लेवल की कामयाबी जातक को मिलेगी या किस लेवल का सक्सेस जातक को मिलेगा। कहीं डिलेड सक्सेस तो नहीं है, कहीं जातक की कुंडली में डिले इन दी प्रोफेशन तो नहीं है, वक्री ग्रह तो नहीं है, 10th लॉर्ड शनि वक्री तो नहीं है, ये देखना है। दूसरा एक लास्ट कंडीशन आपको बताता हूं, पंडित नीलकंठ शास्त्री जी की याद आती है। बनारस वाले बहुत फेमस हमारे ज्योतिषी थे पंडित नीलकंठ शास्त्री जी, अब तो वो नहीं रहे हैं। उनकी आप सबको पता है उनके पास कुछ सिद्धियां भी थी। तो जातक के मन में जो फूल होता था, फूल का कलर आपको बता देते थे, नंबर बता देते कि आपके दिमाग में ये नंबर चल रहा है। तो काफ़ी इन सिद्धियों के मामले में उनकी महारत थी और ज्योतिष की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। और हिंदुस्तान के इकलौते तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन गिने चुने 3 या 4 ज्योतिषियों में से थे जो हाथ की रेखाओं, हस्तरेखा के जरिए कुंडली बना लेते थे। देखिए आपकी जन्म कुंडली बनाने के अलग अलग तरीके हैं। प्रश्न कुंडली से भी आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। अगर आपको वो मेथड सीखना है तो नष्ट जातकम पढ़ें। आर सांथानाम जी ने नष्ट जातकम की ट्रांसलेशन करी हुई है। आर सांथानाम जी की नष्ट जातकम की ट्रांसलेशन पढ़ें। तो लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि वो मेथड इतना ईजी नहीं है। वो इतना ईजी मेथड होता तो सब लोग उसको फॉलो कर रहे होते। डैट्स नॉट ईजी। दूसरा, हस्तरेखाओं से भी आपकी कुंडली बन सकती है, लेकिन ये भी इतना इजी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, नीलकंठ शास्त्री जी की एक्सपर्टीज इस चीज़ में थी। उन्होंने एक सूत्र दिया था, अगर जातक की कुंडली में दशम घर का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी 6ठे 8वें या 12वें घर में है, मतलब आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में दशम घर का स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर में है और वो पाप ग्रहों से पीड़ित है या नीच का है या शत्रु राशि में है, मतलब 10th हाउस का स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर में है और वो पाप ग्रहों से पीड़ित है या नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका ये मतलब है जातक को एक तो प्रोफेशनल सक्सेस इतना नहीं मिलेगा, करियर में दिक्कत रहेगी। हाँ, अगर 6ठे 8वें 12वें घर से रिलेटेड प्रोफेशन है तो वो कामयाब होगा, तो नो डाउट वो कामयाब होगा। लेकिन इसका एक अर्थ और है कि जातक के पिता के कुल में, पितृ कुल में, पिता के परिवार में किसी ने कोई खराब गंदा कर्म करा है, किसी ने कोई गलत कर्म करा है। उन्होंने तो वर्ड यूज करा कि हो सकता है किसी की हत्या करी हो या किसी को कोई हानि पहुंचाई हो, किसी का पैसा हड़प लिया हो, कोई ऐसा गंदा कर्म करा है। उस गंदे कर्म के कारण भी जातक को इस जन्म में सफरिंग होगी। तो अगर आपका कर्म स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर में चला गया, नीच का हो गया और पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया या उसमें पाप ग्रहों के साथ युति में आ गया, कोई भी कंडीशन अगर मैच हो गई, तो जातक के पितृ कुल में, फादर की फैमिली में किसी ने कोई खराब कर्म करा है जिसके कारण से जातक को मुश्किलें आएंगी। अब खराब कर्म कुछ भी हो सकता है, किसी का पैसा हड़पना, किसी से ठगी से पैसा कमाना, कोई गंदे कर्म से पैसा कमाना। गंदे कर्म कौन से हो गए? शराब बेचना, क्योंकि अब शराब बेचने वाला शराब तो बेच देता है लेकिन उसको जो पीता है उसकी तो बर्बादी ही है, उसकी घर की भी बर्बादी है और
उसकी सेहत की भी बर्बादी है। तो आप देखिएगा ज़्यादा अगर शराब कारोबारी जो रहते हैं इनका अंत अच्छा नहीं होता, या इनके कुल का अंत अच्छा नहीं होता, इनका कुल बर्बाद हो जाता है या इनका अंत खराब होता है। तो ये कुछ मतलब इस तरह की, देखिए पहले तो ये तो आपको योग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तो योग हो गया कि कामयाबी है नहीं है, किस स्तर की है, कोई खराब दुर्योग तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको कर्म के लिए बताई। तो यहाँ से आप अपनी कामयाबी का लेवल देख सकते हो। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में सरकारी नौकरी के क्या योग हैं, क्योंकि मैंने पोस्ट करा था कि आप किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए वो इसी चीज़ पे आए कि आप सरकारी नौकरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, आप गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कुछ टॉपिक बनाओ। सो गवर्नमेंट जॉब इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल टॉपिक। तो नो डाउट अब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आज भी वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, पहले तो आप कुंडली में कुछ युतियाँ देखें। कुछ कुंडली में युतियाँ हैं जो जातक को सरकारी नौकरी दे सकती हैं या जातक को सरकार से जोड़ सकती हैं। पहले तो आप ये युतियाँ आइडेंटिफाई करिए। सपोज कुंडली में शनि सूर्य की युति है, या शनि सूर्य का त्रिकोण संबंध है, या शनि सूर्य की म्यूचुअल दृष्टि है, तो जातक के सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बन जाती है। सपोज कुंडली में शनि बृहस्पति की युति है, शनि बृहस्पति का त्रिकोण संबंध है, या शनि बृहस्पति एक योग बना रहे हैं, तो भी जातक के सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इवन शनि मंगल की युति या शनि मंगल का कनेक्शन कुंडली में, या शनि मंगल एक साथ हो या त्रिकोण में हो, ये भी सरकारी क्षेत्र में जातक को नौकरी दे सकता है, क्योंकि ये वर्दी से जुड़ा कार्य बताता है। डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, इन सब प्रोफेशन को बताता है। अब ये जो भी प्रोफेशन हैं ये ज़्यादा अगर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले सरकार का पार्ट हैं, आपका आर्मी, डिफेंस, दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। मेडिकल के अंदर प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर शनि मंगल का संबंध बनता है तो जातक कोई वर्दी वाला कार्य करेगा और हाई चांसेस रहेंगे अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में। बृहस्पति मंगल की युति कुंडली में बन जाए, बृहस्पति मंगल की युति पे कोई बात नहीं करता है। इट्स अ टॉप राजयोग, ए ग्रेड राजयोग है, रॉयल कंजंक्शन है, जातक को सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र से जोड़ सकता है। बृहस्पति सूर्य की भी कोई बात नहीं करता है। सब लोग एक ही बात करते हैं कि सूर्य अस्त ना कर दे बृहस्पति को। अरे भैया, नाड़ी ज्योतिष कहती है सूर्य बृहस्पति इज अ रॉयल राजयोग, जातक को सरकार से जोड़ता है, राजनीति से जोड़ता है, सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग से जोड़ता है। तो ये शनि सूर्य जितने नजदीक रहेंगे उतना तो पावरफुल योग बनेगा। अब जब शनि सूर्य नजदीक आएंगे तो अस्त तो बृहस्पति होगा ही। तो अस्त ग्रहों को इतना मत मायने रखिए। हाँ, अस्त काम करता है कुछ जगह, लेकिन अब सपोज शनि सूर्य बृहस्पति की युति है तो सूर्य बृहस्पति जितना क्लोज होंगे उतनी स्ट्रांग युति होगी, उतना रॉयल राजयोग माना जाएगा। अब उस प्रोसेस में बृहस्पति अस्त तो हो ही जाएगा। ओके, तो सूर्य बृहस्पति की युति एक बड़ा रॉयल राजयोग माना गया। तो ये कुछ देखिए, ये कुछ रॉयल राजयोग हैं, ये कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो जातक को सरकारी क्षेत्र से, हाँ, सूर्य केतु की युति हो, सूर्य केतु की युति हो तब भी जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़ सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, या सरकारी विभाग में, चाहे राजनीति या किसी भी सरकारी क्षेत्र में कामयाबी पा सकता है। सूर्य केतु की भी युति अच्छी मानी गई। सूर्य मंगल की युति हो तब भी जातक कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, या हो सकता है कोई वर्दी से जुड़ा कार्य करता हो, यूनिफॉर्म से जुड़ा कार्य करता हो। तो ये कुछ युतियां हैं शनि की और बाकी ग्रहों की जो जातक को सरकारी नौकरी दे सकती है। दूसरा, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके कर्म स्थान का स्वामी अगर केंद्र घरों में है या पंचम या नवम में है तो सरकारी नौकरी पाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके 10th हाउस का स्वामी केंद्र में है तो भृगु नाड़ी का मैं आपको बता रहा हूं सूत्र, भृगु नाड़ी कहती है अगर 10th लॉर्ड केंद्र में चला गया तो जातक राजगद्दी पाने वाला होगा या राजा के लिए कार्य करने वाला होगा। तो अगर कुंडली में 10th हाउस का स्वामी पहले, चौथे, सातवें, दशम घर में बैठा है, या पहले, चौथे, सातवें, दशम में जाके बैठ गया है, या केंद्र में है, किसी भी केंद्र में है,
तो जातक को सरकारी नौकरी की संभावना बन जाएगी, सरकारी क्षेत्र में लाभ पाने की संभावना बन जाएगी, सरकारी क्षेत्र में जातक को लाभ होगा। नंबर 2, अगर कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी पंचम घर में जाके बैठ गया है, जो कि काल पुरुष कुंडली में सूर्य का घर है, तब भी जातक को सरकारी नौकरी पाने के योग बन जाएंगे। तीसरा, अगर दशम घर का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी आपके 9th हाउस में जाके बैठ गया है, 9th हाउस इज द रॉयल हाउस, रॉयल एक चीज को बताता है, राजा के कोर्ट को बताता है, तो जातक के सरकारी नौकरी पाने के योग बढ़ जाएंगे। तो ये तो कुछ युतियां हो गई और कुछ 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट हो गई, जातक को सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी का लाभ दे सकती हैं। दूसरा, अब दशमांश के भी कुछ सूत्र हैं, वो शॉर्ट सूत्र हैं, वो मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है, और कारकांश कुंडली के भी कुछ सूत्र हैं, वो भी शॉर्ट सूत्र हैं, वो भी मैंने अपने कोर्स में पढ़ाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कारकांश कुंडली की बात होगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितनी तरह के कारकांश हैं, कौन सा कारकांश हमको यूज़ करना है, नवमांश कितनी तरह के हैं, कौन सा नवमांश हमें यूज़ करना है, अलग अलग नवमांश कुंडलियाँ हैं। तो आप सब तो पराश्री नवमांश ही यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है। दशमांश की अगर बात करूंगा तो वहां पे भी मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी कि कौन सा दशमांश यूज करना है, पराश्री दशमांश यूज करना है या आपको कोई और दशमांश यूज करना है। तो ये टॉपिक यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे पहले तो फंडामेंटल जातक को नॉलेज चाहिए कि कौन सी सेटिंग, कौन सी कैलकुलेशन सही है, दशमांश में कौन सा दशमांश सही है और कारकांश में कौन सा कारकांश सही है। मैंने कोर्स में डिस्कस किया है, वो आप जो लोग कोर्स मेरा कर रहे हैं उनको तो नॉलेज है ही, बाकियों को अगर आपको कोर्स करना हो तो आप वेबसाइट पे जाइए, कंसल्टेशंस बुक करनी हो तब भी वेबसाइट पे जाएं, और जेमस्टोन्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन है हमारे पास, उसके लिए भी आप वेबसाइट पे जाएं। तो सरकारी नौकरी के लिए ये कुछ योग मैंने आपको बताए जो काम करने चाहिए। दूसरा, हाँ, और भी आपको चलो कुछ योग बताता हूँ। अगर आपका 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस मीन्स आपका भाग्य घर, आपका कर्म स्थान और आपका 11वां घर अगर ये परिवर्तन में है या इनमें से किसी घर का स्वामी परिवर्तन राजयोग में चला गया है, तब भी आपके सरकारी नौकरी पाने के योग बन जाएंगे। मतलब अगर आपका भाग्य घर या भाग्य घर का स्वामी, आपका कर्म स्थान 10th हाउस, 10th हाउस का स्वामी, आपका 11वां घर, 11वें घर का स्वामी, या आपका पंचम घर और पंचम घर का स्वामी, पंचम घर का स्वामी, 9th हाउस, 9th हाउस का स्वामी, दशम घर का स्वामी, 11वां घर 11वें घर का स्वामी अगर परिवर्तन राजयोग बना दे, अगर परिवर्तन में चले जाएं तो 90% सरकारी नौकरी लगेगी। ये भी आपको शॉर्ट सूत्र दे देता हूं। तो अगर जातक का 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस या 5th हाउस या इनके स्वामी परिवर्तन राजयोग में है, तब भी शॉर्ट सरकारी नौकरी लगने का योग है। और एक और आपको योग बताता हूं, अगर कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग बन गया, अखंड साम्राज्य राजयोग बन गया, तब भी आपके सरकारी नौकरी में जाने के योग बन जाएंगे। अब ये अखंड साम्राज्य राजयोग है क्या, बनता कैसे है, तो आपको बताते हैं। इसकी 2 कैलकुलेशन हैं, एक तो चंद्रकला नाड़ी की है, दूसरी आपकी एक किताब है आई गेस ज्योतिष श्रवणम नवीनतम, उसमें है। तो एक ज्योतिष श्रवणम नवीनतम में एक इसकी कैलकुलेशन है, दूसरा आपका चंद्रकला नाड़ी में है। मैं चंद्रकला नाड़ी वाली फॉलो करता हूं, आपको भी उसी को फॉलो करने की एडवाइस करूंगा। तो चंद्रकला नाड़ी क्या कहती है? चंद्रकला नाड़ी बेसिकली, अब मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है कि चंद्रकला नाड़ी में कौन सी कैलकुलेशन है और उस दूसरी किताब में कौन सी है, लेकिन मैं आपको वो वाली कैलकुलेशन बता देता हूं जो सही है, जो मैं फॉलो करता हूं, जो मुझे लगता है काम करती है। तो पहली बात तो आपका लगन होना चाहिए फिक्स्ड लगन। फिक्स्ड लगन यानी स्थिर लगन। स्थिर लगन, फिक्स्ड लगन कौन कौन से हैं? सिंह, वृश्चिक, कुंभ और वृषभ। तो या तो ये योग वृषभ लगन की यानी टॉरस लगन की कुंडली में बनेगा, या ये सिंह लगन की कुंडली में बनेगा, या ये वृश्चिक लगन की कुंडली में बनेगा, या ये कुंभ लगन की कुंडली में बनेगा। सिर्फ 4 लगन वाले जातकों के लिए योग बनेगा। तो आपका लगन चाहिए या तो वृषभ टॉरस 2 नंबर, या सिंह 5 नंबर, या वृश्चिक 8 नंबर, या कुंभ 11 नंबर।
इस पर्टिकुलर लगन में अगर 9th हाउस का स्वामी या 11वें और दूसरे घर का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी और 11वें और दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्रमा से केंद्र में है, और बृहस्पति भी कुंडली में बली है। बली मतलब या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या उच्च का हो, अपनी राशि का हो, परिवर्तन में हो, तो जातक की कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग बन जाएगा। जातक किसी बड़ी पोजीशन में जाएगा, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए सिंह लगन की कुंडली है, 9th हाउस का स्वामी बन गया मंगल, 11th हाउस और 2nd हाउस का स्वामी बन गया बुध। तो अगर आपका बुध या मंगल चंद्रमा से केंद्र में है, यानी चंद्रमा के साथ या तो युति में है या उससे चौथे घर में है या उससे 7वें घर में है या उससे 10वें घर में है, चंद्रमा से केंद्र में है, और बृहस्पति भी कुंडली में बली है, तो अखंड साम्राज्य राजयोग बन जाएगा। सपोज आपका लगन है टॉरस, और टॉरस लगन में आपका 2nd हाउस का स्वामी बुध, 11वें घर का स्वामी बृहस्पति और 9th हाउस का स्वामी शनि अगर चंद्रमा से केंद्र में है और बृहस्पति भी कुंडली में स्ट्रांग है, तो अखंड साम्राज्य राजयोग बन जाएगा। और कुंभ और वृश्चिक लगन के लिए तो आप बना ही लोगे। कुंभ लगन में 11वें का और 12वें का, 11वें और दूसरे का स्वामी बृहस्पति है, 9th हाउस का स्वामी शुक्र है, तो बृहस्पति या शुक्र का चंद्रमा से केंद्र में होना जरूरी है या चंद्रमा के साथ होना जरूरी है, और बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए, तो अखंड साम्राज्य राजयोग बनेगा कुंभ लगन के केस में। वृश्चिक लगन के केस में आप खुद देख लीजिए, आपको इतनी नॉलेज तो है ही। अगर ये अखंड साम्राज्य राजयोग बन गया तो कोई बड़ी पोजीशन मिलने वाली है, कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है जातक को, कोई बड़ी पोजीशन में, बड़ी चेयर में जातक बैठेगा। अब जो चंद्रकला नाड़ी है वो 9th लॉर्ड की बात करता है, और जो दूसरी किताब है ज्योतिष शवनम नवीनतम वो 10th लॉर्ड की बात करता है। तो फर्क मात्र इतना सा है, एक किताब बोलती है कि 10th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड चंद्रमा से केंद्र में हो। एक किताब ज्योतिष शवनम नवीनतम कहती है, अब मुझे लगता है कि मैं उस किताब का नाम भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मेरे से गलत ही प्रोनाउंस होता है, ऊपर से मरकुरी वक्री है तो पक्का वो गलत ही प्रोनाउंस होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप, तो ये किताब कहती है अगर आपका 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड या 2nd लॉर्ड चंद्रमा से केंद्र में है, फिक्स्ड लगन में, स्थिर लगन में, तो अखंड साम्राज्य राजयोग बनेगा। दूसरी किताब चंद्रकला नाड़ी कहती है कि अगर आपका 9th लॉर्ड, यहाँ पे 9th लॉर्ड है, वहां पे 10th लॉर्ड था, और 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड, 11th और 2nd सेम है, यहाँ पे 9th लॉर्ड की बात हुई, अगर ये चंद्रमा से केंद्र में है और फिक्स्ड लगन है, स्थिर लगन है, तो अखंड साम्राज्य राजयोग बनेगा। आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं 9th लॉर्ड को यूज करता हूं। अब कुछ दशा, नॉट दशा, क्योंकि दशा एक बहुत कठिन टॉपिक है। कठिन इस तरह से है कि कुंडली में 50, ज्योतिष में 50 तरह की दशाएं हैं, हर दशा की 3 तरह की कैलकुलेशन है कम से कम, तो 150 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब आपका जीवन या तो यही कैलकुलेट करने में निकल जाएगा कि कौन सी दशा सही है, कौन सी गलत। हर ऑथर यही कहेगा कि मेरी सही, सामने वाले की गलत। हर ऋषि यही कह रहे हैं कि ये यूज करो, ज्यादा एक्यूरेट है। कौन सी सही है, क्या सत्य है? सत्य एक होता है, देखिए सच जो होता है वो एक होता है। सच के इतने पहलू, 20 पहलू नहीं होते, सच एक ही होगा। कालचक्र दशा की जो कैलकुलेशन सही होगी वो एक ही होगी। लेकिन अगर आप दशा के टॉपिक में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सच्चाई ढूंढने लगोगे कि मैं कालचक्र दशा आर सांथानाम जी की यूज करूं या SM सिंह जी की यूज करूं या राव जी की यूज करूं या BV रमन जी की यूज करूं, मैं किसकी यूज करूं? मैं विंशोत्तरी दशा यूज करूं कि त्रिभागी दशा यूज करूं? विंशोत्तरी दशा में मैं चंद्रमा का नक्षत्र लूं या लगन का नक्षत्र लूं? मैं चर दशा यूज करूं तो KN राव जी की चर दशा यूज करूं, ईरांती रंगाचार्य जी की चर दशा यूज करूं, पराशर ऋषि की चर दशा यूज करूं, या जो जेमिनी के अलग कमेंट्री में चर दशा दी हैं वो यूज करूं? कौन सी यूज करूं? तो आप इस लड़ाई में अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। ज्योतिष तो नहीं आएगी, लेकिन समय वेस्ट हो जाएगा। इस कारण से आप गोचर देखें। गोचर सबसे महान चीज है। गोचर फिक्स्ड है। अगर अगली साल 2 जून को बृहस्पति ने कर्क राशि में जाना है तो अगली साल 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। दुनिया का कोई ज्योतिष खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको कर्क में नहीं, मैं तो इसको मेष राशि में मानूंगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, नहीं चलेगा। हाँ, अयामशा के हिसाब से, अयानामशा जो आप फॉलो करोगे उसके हिसाब से हो सकता है। अगर आप रमन या कोई और अयानामशा यूज कर रहे हो तो बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून को ना आके कुछ दिन पहले कर्क में आ जाए, 10-15 दिन पहले कर्क में आ जाए, या हफ्ता पहले कर्क में आ जाए। या कोई और अयामशा यूज कर रहे हो तो हो सकता है हफ्ते बाद कर्क में आए, लेकिन आएगा कर्क में ही।
हफ्ते 10 दिन का फर्क पड़ेगा बृहस्पति के केस में, राइट। तो कुछ गोचर आपको बताता हूं जिसमें जातक को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। मोस्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कुछ नहीं करता उसको भी कमाने का मौका मिलता है। तो एक गोचर है जब बृहस्पति आपकी कुंडली में शनि के ऊपर गोचर कर जाए, मतलब शनि आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा है, शनि की राशि के ऊपर बृहस्पति गोचर में आ जाए, मींस बृहस्पति शनि के ऊपर एग्जैक्ट गोचर करे। तो जब बृहस्पति शनि के ऊपर एग्जैक्ट गोचर करेगा तब जातक को जॉब मिलेगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। नंबर 2, जब शनि गोचर में, अब शनि का गोचर अगर आपके बृहस्पति पे हो जाए, मींस शनि गोचर में आपके बृहस्पति के ऊपर गोचर कर लें या आपका बृहस्पति जिस राशि में बैठा है उस पे गोचर कर लें, तब भी आपको पैसा कमाने का योग बनेगा, तब भी जातक को एम्प्लॉयमेंट मिलने का योग बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा है उसके ऊपर गोचर कर जाए, या शनि आपकी कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा है उसके ऊपर गोचर कर जाए, तो आपको पैसा कमाने का योग बन जाएगा। मतलब आपको कुंडली में ये देखना है बेसिकली कि आपका शुक्र किस घर में, किस राशि में बैठा है। उस राशि में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तब भी पैसे की अपॉर्चुनिटी देंगे, जॉब देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, फाइनेंशियल गेन देंगे। उस राशि में जहां शुक्र बैठा है, जब शनि गोचर करेंगे तब भी ये चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र मीन राशि में है, तो अभी फिलहाल शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए दिस इज अ गोल्डन टाइम। पैसा बनेगा, फेम मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति मीन राशि में थे साल 2022 में, तो आपका 22 से 23 भी अच्छा गया होगा, क्योंकि बृहस्पति उस टाइम आपके शुक्र के ऊपर गोचर कर रहे थे, अगर आपका शुक्र मीन राशि में है। तो बृहस्पति और शनि के ये कुछ गोचर हैं, बृहस्पति का गोचर शनि के ऊपर, शनि का गोचर बृहस्पति की राशि के ऊपर, बृहस्पति का गोचर शुक्र के ऊपर या शनि का गोचर शुक्र के ऊपर। ये कुछ गोचर हैं जो पैसा देते हैं, कामयाबी देते हैं, सक्सेस देते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ देते हैं। इवन मोस्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन गेट अ जॉब ड्यूरिंग दैट टाइम। मैंने और भी गोचर पढ़ाए हैं, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने वहां पे नवमांश के वो गोचर पढ़ा दिए हैं जो शायद से यूट्यूब में कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा हुआ है लेक्चर। हार्डली 4 या 5 वीडियो पहले मैंने वो वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने नाड़ी के 10 सूत्र शेयर करे थे, तो उसको आप देखिए, वहां पे आपको बिल्कुल स्नैपशॉट और डिटेल्ड नवमांश के सूत्र मिलेंगे। लेकिन ये भी काम करते हैं, आप पहले इसको अप्लाई करो, इस बेस लेवल से आप अप्लाई करो तो आप अच्छी प्रेडिक्शन मिलेगी। दूसरी चीज, अगर ठीक है बृहस्पति का गोचर भी हो गया, आपका शनि का गोचर भी हो गया, तो हाँ अब एक गोचर आपको बताता हूं, लेकिन डरिएगा नहीं। सपोज शनि आपकी कुंडली के 8वें घर में गोचर करे। देखिए शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो 12 राशियों को कवर करते करते लगभग 30 साल लगा देता है। तो 30 साल में एक ही बार होगा कि शनि आपके 8वें घर में गोचर करेंगे, एक ही बार। 30 साल में एक ही बार ऐसा होगा कि शनि आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। ये समय बहुत खराब रहता है जातक का। इस टाइम पे जातक की जॉब लॉस हो सकती है, करियर में लॉस हो सकता है, करियर में चेंज आ सकता है, प्रोफेशनल लॉस ये देगा। घर में कभी कभार दुर्घटना या किसी की मृत्यु की खबर भी मिल जाती है, क्योंकि 8वां घर मारक स्थान है, मृत्यु का स्थान है, शनि डेथ का कारक है। शनि जब 8वें में जाएगा तो परिवार में या क्लोज रिलेशन में किसी की मृत्यु देहांत दे सकता है, जातक को शमशान जाना पड़ सकता है, किसी के क्रियाक्रम में जाना पड़ सकता है, जातक या जातक के परिवार में कोई बीमार होगा, तरह तरह के संकट बन जाते हैं। कभी कभार तो जातक के ऊपर कोई तंत्र क्रिया होने के भी योग बन जाते हैं अगर शनि आपके 8वें घर से गुजर रहा हो तो। जॉब चेंज, ट्रांसफर्स, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, जॉब लॉस, करियर चेंज कर देनी जैसी स्थितियां मैंने इस गोचर में बनती हुई देखी हैं, क्योंकि 8वां घर मारक स्थान है और शनि का 8वें घर में गोचर अच्छा नहीं माना गया। बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है, 99% केसेस में काम करेगा, लेकिन हाँ कुछ कुंडलियां होंगी जिनमें नहीं काम करेगा, तो उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि तभी आप ज्योतिष में आगे बढ़ पाओगे। अगर एक ही कुंडली के पीछे पड़ जाओगे तो फिर हो बैठी प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये भी एक गोचर है जो थोड़ा खराब जातक के लिए रह सकता है रिगार्डिंग दी प्रोफेशनल ग्रोथ। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इस सैटर्न के ऊपर एक और वीडियो करेंगे, वहाँ पे और डिटेल्ड टेक्निक्स आपको दूंगा। तो तब तक के लिए किसी को कंसल्टेशन चाहिए हों
तो आप वेबसाइट में जाएं। और हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्म करनी है कि पिछली कुछ वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है, तो काफ़ी कंसल्टेशन बुकिंग पेंडिंग हो गई है। तो अब कंसल्टेशंस का जो स्लॉट ओपन होगा वो 1 तारीख से 1 दिसंबर से होगा। मतलब आप अभी बुकिंग करा सकते हो, लेकिन आपको जो कंसल्टेशन का टाइमिंग स्लॉट मिलेगा वो 1 तारीख 1 दिसंबर से मिलेगा। तो अगर आप अभी बुकिंग कराते हो, सपोज अभी बुकिंग करा लोगे, तो 1 तारीख का आपको मिलेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो तारीख आगे बढ़ती जाएगी। तो अब आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अर्लीस्ट पॉसिबल डेट फॉर द कंसल्टेशन इज 1 दिसंबर, लेकिन वो भी जो जल्दी आएगा उसको वो डेट मिलेगी, अदरवाइज आगे हो जाएगी। अब 10 दिन मैं पहले पुरानी कंसल्टेशंस अपनी खत्म करूंगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो शेयर करें एंड या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर करें।